मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। शायद सभी लोग इस चीज को नहीं पढ़ाते हैं। क्या? मैं 3 चीज पे आज फोकस करूंगा। पहला है घोष वर्ण, दूसरा है अनुतान और तीसरा है मात्रा। ये तीनों चीज आपके एग्जाम से लेकर जो हिंदी व्याकरण है उसमें काफी मायने रखते हैं, काफी अर्थ रखते हैं कि सुर सुर क्या है, अनुतान क्या है, घोष वर्ण क्या है, मात्रा क्या है। इसी मात्रा से विभिन्न शब्दों का क्या होता है, निर्माण होता है, और यही विभिन्न शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। तो हम लोग आज सबसे पहले पढ़ते हैं घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो अपनी कलम और कॉपी उठाइए और नोट कीजिए, मैं आपको नोट करा रहा हूं। सबसे पहले घोष वर्ण। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, घोष वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं आपस में कर सकते हैं, या परस्पर भी इसको बोल सकते हैं। झंकृत होते हैं। उसे घोष वर्ण कहते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला आप लोग जान चुके हैं क्या है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन उसका निश्चित क्रम होना चाहिए। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों के समूह के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। पिछले कक्षा में भी मैंने बता चुका हूं। तो वही कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं मीन्स आप लोग समझ लीजिए, मैंने उच्चारण स्थान में सभी वर्णों को ये बताया था कि वह किस तंत्रिका से अर्थात किस स्थान से बोला जाता है। वही जिस तंत्र से, मुंह के जिस तंत्र से जिस वर्ण का उच्चारण होता है वह उसकी जो है उच्चारण तंत्रिका कहलाती है ना, या उच्चारण स्थान कहलाता है। तो यहाँ वही कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं आपस में झंकृत होते हैं। आपस में क्या होते हैं? झंकृत होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? एक दूसरे से झंकृत होते हैं, अर्थात एक दूसरे की सहयोग लेते हैं। क्या लेते हैं? सहयोग लेते हैं। तो ऐसे वर्ण है कौन? आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसे वर्ण है कौन। तो ऐसे वर्ण है जैसे ग, ज, द, ब,
य, र, ल और व। तो हिंदी वर्णमाला के ऐसे कौन शब्द है जो घोष वर्ण है, जिसको हम लोग जानने के लिए सोच रहे थे? तो ग है। आप जानते हैं ये क वर्ग का ग है, क ख और ग। ये ज, चवर्ग, चवर्ग का ये तीसरा है, और ये द, तवर्ग का तीसरा है, और ये ब, पवर्ग का तीसरा है, और य, र, ल और व तो आप जानते हैं य, र, ल, व में आता है। तो इन सभी का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो क्या होती है, हमारी जो तंत्रिका होती है, स्वर तंत्रिका जो होती है, ये आपस में क्या होती है, झंकृत होती है, आपस में एक दूसरे का क्या होती है, परस्पर मिलन करके जो है इन सब वर्णों का उच्चारण करती है। तो हम लोग समझे कि घोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण किसे कहते हैं, एक बार पुनः समझिए कि हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं आपस में झंकृत होते हैं, उसे घोष वर्ण कहते हैं। और ये घोष वर्ण है ग, ज, द, ब, य, र, ल और व। ये घोष वर्ण इतने हैं। तो कितनी होगी घोष वर्ण की संख्या? हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अर्थात हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या 8 होती है। और वह 8 कौन कौन है, वह आपको यहाँ पे अंकित है, ग, ज, द, ब, य, र, ल और व। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज दूसरा टॉपिक अनुतान। अनुतान आज की हमारी दूसरा टॉपिक है अनुतान। अनुतान क्या है? छोटा छोटा सुर जो होता है ना। तो आप लोग पूछिएगा फिर कि सुर क्या? तो जब गायक कोई गाना गाते हैं या किसी का रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो एक सुर होती है। प्रत्येक गाना का आप सुनते होइएगा कि एक लय होती है, एक सुर होती है। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, सा रे गा मा प द नी सा, सा नी ग म प द नी सा, सा सा नी सा ग म प द नी सा, सा रे ग म प द नी सा। तो ये जो हुआ, हम जो अभी आपको बता रहे थे, ये सुर है। और देखते होइएगा कि जब मैंने इस सुर का जो उच्चारण किया तो इसमें एक ध्वनि जो है पीछे से आ रही थी, मेरे तंत्रिका से झंकृत होकर एक स्वर जो है इसके पीछे पीछे चल रही थी, है ना। और वही इसको जो है अर्थ को स्पष्ट करता रहता है, वही ध्वनि इसके अर्थ में स्पष्टता लाती है कि ये सुर और लय किस लय से है। लय भी कई प्रकार के होते हैं। जब हमारा तो व्याकरण हिंदी सब्जेक्ट है, जब आप लोग म्यूजिक पढ़ेंगे तो लय के भी, सुर के भी कई प्रकार होते हैं। ये सब है ना, जिसको हम लोग तान कहते हैं कि बहुत ऊंचा उठता। जब गाना का आप रिहर्सल करते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा गायक जो है अपने म्यूजिशियन को ऐसे ऐसे करता रहता है, अर्थात वो अपने लय को ऊपर और नीचे आने, सुर को ऊपर और नीचे करने के लिए, तान को ऊपर और नीचे करने के लिए जो है बोलते रहते हैं। तो इसे ही हम लोग आज पढ़ रहे हैं अनुतान, है ना। तो किसी भी सुर और तान की लय के पीछे जो चलती है ध्वनि, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं।
तो आइए हम लोग नोट करते हैं। उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे पीछे चलने वाली ध्वनि को अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान का मैंने परिभाषा लिखा कि उच्चारण में सुर अथवा तान के पीछे पीछे चलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। जब भी हम किसी सुर का उच्चारण करेंगे, जब भी हम किसी लय का उच्चारण करेंगे, तान का उच्चारण करेंगे, तो क्या होती है? एक ध्वनि उसके पीछे चलती है जो उसकी अर्थ में क्या लाती है? अस्पष्टता लाती है। क्या लाती है? उसके अर्थ को मालूम कराता है कि ये लय किस लय से संबंधित है, ये लय क्या कहना चाहती है ना? तो उसी ध्वनि को हम लोग अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। और चूंकि ये किसी भी सुर और तान के, मैं बार बार कह रहा हूं कि इसकी अर्थ स्पष्ट करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? इसे सुर अथवा तान के अर्थ परिवर्तन, इसीलिए सुर अथवा तान के अर्थ परिवर्तन ध्वनि भी कहते हैं। इसे अर्थ परिवर्तन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी सुर और तान की क्या करती है? लय को, अर्थ को क्या करती है? स्पष्टता लाती है। उसके अर्थ को जो है सुनने वाले को स्पष्ट करके सुनाती है कि यह क्या कहना चाह रही है। इसीलिए इसे सुर अथवा तान के अर्थ परिवर्तन भी कहते हैं। अब हम लोग तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वह है मात्रा। क्या है? मात्रा है। ये मात्रा हिंदी में काफी इंपॉर्टेंस रखता है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मात्रा से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है ना? और यही शब्द जो है मिलकर वाक्य का निर्माण करता है। वैसे कुछ शब्द बिना मात्रा के भी होते हैं, जैसे कमल, इसमें कोई मात्रा नहीं है, लेकिन स्वर है, सभी में अ लगा हुआ है ना? और लेकिन इसमें मात्रा नहीं है। तो हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या जो होती है 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। हिंदी वर्णमाला में मात्रा की संख्या 10 होती है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि मात्रा कहते किसे है ना? तो आइए नोट करते हैं। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन
किस वर्ण के उच्चारण में? व्यंजन वर्ण के उच्चारण में। गौर से देखिएगा, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं मैं पढ़ा चुका हूं कि जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण। पिछले कक्षा में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण अर्थात स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहते हैं। तो हमने क्या इसका डिफिनीशन लिखा, परिभाषा लिखा कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिन स्वर मूलक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रा कहता है। पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है और स्वर वर्ण की जो मात्र चिन्ह होता है वही जो उच्चारण में जो चिन्ह लगता है उसी को मात्रा कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण के उच्चारण में ये तो फिक्स है कि स्वर्ण वर्ण को आना ही है। बिना स्वर्ण वर्ण के जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण सही उच्चारण संभव नहीं है। जैसे हम लोग क बोलते हैं, इसमें भी स्वर्ण वर्ण है। अ य बोलते हैं, इसमें भी अ का उच्चारण है। का बोलते हैं, की बोलते हैं, हर्ष की बोलते हैं, दीर्घ की बोलते हैं, हर्ष को बोलते हैं। इस सभी में स्वर का क्या है? समावेश है। बिना स्वर के इसकी उच्चारण संभव नहीं। तो उसी स्वर मूलक चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो अब है कि ये स्वर मूलक चिन्ह है क्या? मात्रा कौन कौन मात्रा है? तो आइए हम लोग जानते हैं कि मात्रा कौन कौन है। तो हम लोग जानेंगे कि मात्रा कौन कौन है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा और अवश्य ही याद कीजिए। मैं कहता हूं पढ़िए, जहां भी समझ में नहीं आती है आप कमेंट के जरिए पूछिए ताकि हमको लगे कि आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रही है। आप ही लोग के लिए ही ये क्लास चलाया जा रहा है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले तो जानते हैं कि स्वर्ण वर्ण जो होता है वह उसकी संख्या 11 होती है। तो जैसे वह स्वर्ण वर्ण है और ये है मेरा स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण इसको बोलते हैं। और ये यहाँ पर मैं लिखता हूं मात्रा। इसमें मात्रा नहीं होती। ये जो अ होता है इसमें मात्रा नहीं होती। दूसरा है मेरा आ, है ना। इसमें मात्रा क्या है? आकार की मात्रा है। इसको इंग्लिश का टी नहीं समझ लीजिएगा, ये आकार है।
हिंदी वर्णमाला में इसको आकार बोलते हैं, है ना। जैसे इससे शब्द बनता है, क्या बनता है, आम, काला, नाला, है ना। तो आकार लगता है, नाना, मामा। तो ये सब में जो है, इस सब शब्दों में क्या लगते हैं, आकार लगता है। तो ये किस स्वर से आया है, तो आ स्वर से जो मात्रा बनता है, आकार की मात्रा बनता है। अब है हर्ष ई। क्या है, हर्ष ई। ये हर्ष ई की मात्रा, देखिए ये चिन्ह है, स्वर मूलक का चिन्ह की को ही हम लोग मात्रा बोलते हैं। तो मात्रा कहिए या स्वर मूलक चिन्ह कहिए। तो ये हर्ष ई के चिन्ह है और इसे हर्षिकार मात्रा कहते हैं, है ना। इसे बहुत सब आगे है दीर्घी। दीर्घी, इसकी जो चिन्ह हम लोग लिखेंगे, है ना। देख लीजिए, इसमें और इसमें अंतर है ना। ये हर्ष, हर्ष की मात्रा है और ये दीर्घ की मात्रा है। इसी प्रकार, और ये मेरा स्वर बन है अ, आ, हर्षी, दीर्घी। उसी प्रकार है हर्ष उ। क्या है, ये हर्ष उ मेरा स्वर बन है और इसकी चिन्ह होता है जैसे हम लोग बोलते हैं नाम के बाद जो लगाते हैं, अजय कुमार, विजय कुमार, संजय कुमार, तो हर्ष कुमार, यहीं से जो है मात्रा है। ये मेरा वर्ण है हर्षु और ये इसकी चिन्ह है, स्वर वर्ण की ये चिन्ह है और ये मात्रा कहलाती है। डिफिनेशन से स्पष्ट है। तो आगे है दीर्घ उ, जिसका चिन्ह होता है, ये हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये तो ये क्या है कि ये जब हम लिखते हैं तो ऊपर का जो अंडरलाइन होता है, जो खाना बना हुआ होता है, उसके नीचे ही हम लोग लगाते हैं, चिन्ह की मात्रा लगाते हैं। और दूसरा चीज आप लोग नहीं समझेंगे, है ना। तो आगे है री। री, इसका चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है री। जैसे हम लोग बनाते हैं ऋषि, है ना, इसे बनाते हैं शब्द ऋषि। श्रृंगार, तो वहां पे जो री आता है, श्रृंगार में री जो आता है, वही री की ये मात्रा है ना। तो इससे शब्द बनते हैं। ये मेरे स्वर आ रहे हैं, री जो है स्वर है, इसके चिन्ह ये। अब है ए। इसका चिन्ह होता है जिसको हम लोग एकले बोलते हैं, है ना। दूसरा है ए। है ना, ये स्वर आ रहा है। फिर आप लोग यहां जानिए, ये हो गया स्वर बन, है ना, और ये हो गया मात्रा। आगे है इसमें ओ। इसकी जो मात्रा होती है ओ, है ना। उसके बाद होता है औ।
तो क्या हम लोग देखें कि ये मेरी जो 11 स्वर्ण है अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ओ और औ, ये मेरी 11 जो है क्या है हमारा स्वर वर्ण है, और ये इसकी जो है क्या है मात्रा है। तो इसमें से एक जो अ है उसकी मात्रा, उसमें मात्रा की चिन्ह जो है नहीं होती है, बाकी 10 स्वर के जो है वह मात्रा होती है। जैसे देख लीजिए, आ की मात्रा है आकार, हर्षी की मात्रा है हर्षी, दीर्घी की मात्रा दीर्घिकार, हर्ष उ की मात्रा है हर्षुकार, दीर्घ उ की मात्रा है दीर्घुकार, और री की मात्रा है री, ए की मात्रा है एकले, उसके बाद ए की मात्रा है उसको हम लोग बोलते हैं ए, और ओ की मात्रा है ओ, और आ की मात्रा है। तो इस प्रकार हम लोग बोले। अब हम लोग इससे शब्द भी आप लोग बना सकते है ना, जैसे औरत हो गया है ना, ओखली हो गया है ना, सूर्य हो गया, सूरज हो गया है ना, ईख हो गया, ये सभी क्या है इसी मात्रा से शब्द बनते हैं, दीर्घ से हर्षु से दीर्घ से। तो आज हम लोग 3 चीज पढ़े। क्या पढ़े? घोष वर्ण किसे कहते हैं, अनुतान किसे कहते हैं, और तीसरा पढ़ा कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा हिंदी में कितनी होती है, कौन कौन मात्रा है, ये तो आप लोग ये समझिए। तो हिंदी में 10 मात्रा होती है, जो स्वर 11 होते हैं, लेकिन स्वर की संख्या स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, लेकिन अ जिसमें से एक अ के पास मात्रा नहीं होती है। तो बात शेष जो बच गए वो कितने बच गए 10। तो मात्रा की संख्या कितनी होती है 10 होती है। इसीलिए हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि 10 मात्राएं होती है। तो आज यहीं पे मैं बंद करता हूं, और आप लोग इसको क्या करें पढ़े, और इससे जो समस्या उत्पन्न होती है उसको कमेंट के जरिए पूछिए है ना, और तब हमें पता चलेगा कि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। और अच्छा लगे तो मैं कह रहा था आपको कि जब वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर मीन्स जानते हैं, अरे शेयर मीन्स जानते हैं आप लोग, एक दूसरे से बात की है ना। अपने यह ज्ञान ऐसा धन है जिसको जितना बांटिएगा उतना बढ़ता है। इस संसार में एक ही ऐसा धन ईश्वर ने दिए हैं जो कि बांटने से बढ़ता है। बहुत आश्चर्य की बात है, बाकी जितने भी आपके धन है वो बांटने से घटता है, लेकिन ये विद्या ऐसी धन है जिसको बांटने से क्या आता है बढ़ता है। तो शेयर कीजिए। थैंक यू।